तरीके से सोच विचार कर बनाई गई है और इसमें विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास का सुझाव है। सीमाएं सभी जगह रहती हैं, तो अपनी सीमाओं के साथ ही आगे बढ़ना होगा, लेकिन बहुमुखी विकास का उपाय है इसके अंतर्गत। जैसे विद्यार्थी 1 साल पढ़ करके ये तय करेगा कि कौन से विषय में उसकी सबसे ज़्यादा मति और गति है, तब जा कर के वो ऑनर्स चुनेगा। दूसरी बात ये कि एक बहुत अच्छा हिस्सा यह है कि CVAC कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स, ये इस कोर्स का होना उन कमियों को दूर करने में सहायता करेगा जिन कमियों की चर्चा बार बार सभी शिक्षा शास्त्री और ख़ास तौर से हम जैसे शिक्षा से जुड़े हुए लोग कर रहे थे कि विद्यार्थियों को किताबी शिक्षा मिल जाती है, ज्ञान मिल जाता है, लेकिन जीवन मूल्य नहीं मिल पाते। भारतीय पारंपरिक जीवन मूल्य जैसे मुख्य जो है कि समावेशीकरण, जिसे हम कहते हैं कि विभिन्नता में एकता, कि देखने में बाहरी विभिन्नता दिखने के बावजूद आंतरिक जो एकात्मकता के सूत्र हैं वो सूत्र, पर्यावरण अध्ययन, तो इस तरह के विषय जो शामिल किए गए हैं ये विषय बहुत स्वागत योग्य हैं। और शुरुआत में सभी को थोड़ी सी मुश्किल लगती है क्योंकि पेपर का नाम बदल गया है, प्रश्न पत्रों के कोड बदले हैं और 3 साल पढ़ने वाला BA 4 साल के लिए हो गया है। इसमें एक खूबी ये है मुझे जो समझ में आती है कि 3 साल में भी लोग BA पढ़कर निकल सकते हैं, तो रोजगार की दृष्टि से सोचें तो एक बहुत सकारात्मक कदम है कि BA 1 साल में पढ़ करके भी विद्यार्थी को 1 साल की डिग्री मिल जाएगी BA की, वो जहाँ कहीं उसको ज़रूरत होगी वो दे करके रोजगार परक कार्य में शामिल हो सकता है और 3 साल में भी वो निकल सकता है और तब उसकी BA की डिग्री 3 साल की BA की डिग्री रहेगी। लेकिन जिन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में रुचि है, सिर्फ वो लोग 4 साल का BA पढ़ेंगे और उसके आगे MA करेंगे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा ये सोचती थी कि भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भीड़ बहुत है और गुणवत्ता की कमी है। यहाँ BA में ही गुणवत्ता की दृष्टि से विद्यार्थी समझ जाएगा कि ये उच्च शिक्षा की दिशा में इसकी रुचि है कि इसकी रुचि रोजगार परक दूसरे क्षेत्रों में है, तो वो 2 साल 3 साल में निकल करके दूसरे क्षेत्र अपना लेगा। जिनकी रुचि शोध में, नए अनुसंधानों में, ज्ञान विज्ञान को गहराई से पढ़ने में है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है, वो लोग 4थे साल BA पढ़ेंगे और उसके बाद MA पढ़ेंगे। 4थे साल BA में रिसर्च करना ये भी एक बहुत सकारात्मक कदम है, क्योंकि 3 साल पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी ये समझ जाता है कि रिसर्च कैसे करना चाहिए, उसे थोड़ा अंदाज हो जाएगा। इससे MA के बाद जो PhD में शोध किया जाता है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी, क्योंकि एक बार को सीख चुका रहेगा शोध कैसे करना है और तब वह PhD के बाद करने वाले शोध में गुणवत्ता की दृष्टि से ज़्यादा कुछ सकारात्मक योगदान कर सकेगा। इसमें रोज़गार परक जो चर्चा की गई है, तो इसमें किस तरह के रोज़गार की बात कही है? जैसे अगर चूँकि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से हूँ, अगर मैं पत्रकारिता की ही बात करूँ और जिस तरह से आजकल ये डिजिटल हो गया है, तो वो जो है डिजिटल वेब मीडिया है या प्रयोजनमूलक हिंदी के अनुसार है या कौन से किस तरह के क्षेत्र? और जैसे इस वाले सिलेबस के अनुसार इस वाला हिंदी का जो पाठ्यक्रम बना है, इसमें बल्कि मैं कहूँ कलकत्ता विश्वविद्यालय ने जो पाठ्यक्रम बनाया है विद्यार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, वो डिजिटल लिटरेसी बोलकर एक पेपर ही बना रहे हैं। तो ये इतना स्वागत योग्य है डिजिटल लिटरेसी का पेपर पढ़ाना कि आजकल हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया के चक्कर में या UPI के चक्कर में विद्यार्थी बहुत सजग उपयोग करता है, सजग नहीं कहूँगी, उपयोग करता है डिजिटल माध्यमों का, लेकिन उनसे होने वाले खतरे, उसका कभी ATM में उसके साथ कुछ ठगी हो जाती है उनसे, या सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए उसको कितनी दूर तक किस सीमा में रहना है और कितनी दूर तक जाना है, इन सब के बारे में डिजिटल साक्षरता
जिसे कहा जाता है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय ने एक कोर्स बनाया है और हिंदी के पाठ्यक्रम में भी डिजिटल साक्षरता नाम से एक पेपर तैयार किया गया है। तो ये नया बनाया गया पेपर है जो हमारे हिंदी के विद्यार्थियों को डिजिटलाइजेशन की दृष्टि से डिजिटल दुनिया को समझने में बहुत मदद करेगा। दूसरी बात यह है, रोजगार परक कार्यक्रमों की ओर अगर हम सोचें तो पत्रकारिता तो अब हिंदी के विश्वविद्यालय के कोर्स में यूं ही पढ़ाई जा रही है, लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी, अनुवाद, पत्रकारिता, इस प्रकार के जो विषय हैं जो विद्यार्थी को रोजगार के क्षेत्र में ले जाते हैं, उन विषयों पर अलग अलग पेपर का पढ़ाया जाना और उनमें व्यावहारिक शिक्षा को ज़्यादा बढ़ाया जाना, ये इस बार के पाठ्यक्रम में किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे पिछले कुछ वर्षों का उदाहरण दूं तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के एमए के विद्यार्थी अब जिस संख्या में अध्यापक होने के लिए बढ़ते हैं, करीब करीब उससे वही संख्या, नहीं तो उससे अधिक संख्या में अनुवादक, राजभाषा अधिकारी, इस प्रकार के रोजगार परक कार्यक्रमों की ओर बढ़ जा रहे हैं। तो ये विद्यार्थी बीए से आते हुए एमए में जब आते हैं तब इन्हें समझ में आ जाता है कि अनुवाद पढ़ करके हम रोजगार में सीधे जा सकते हैं। शिक्षक होने की दिशा में जो समय लगता है उससे उस समय को छोटा करते हुए वो सीधे रोजगार में जा सकते हैं। तो इन विषयों पर ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी हम लोगों ने अनुवाद वाले पेपर में दुभाषिया, बहुभाषिकता, इसको लेकर के भी जोड़ा है पाठ्यक्रम के अंतर्गत, इसे भी शामिल किया है। तो इससे बहुभाषिकता को शामिल करने से, दुभाषीय का कोर्स शामिल करने से इससे बहुत फ़ायदा होता है। आजकल हम देखते हैं भारत पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, जहाँ जिस क्षेत्र में दुभाषीय की बड़ी उपयोगिता है, विश्व बाज़ार में भारत एक बहुत बड़े बाज़ार के रूप में आ रहा है। तो जो उनको क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, वहाँ पर इस प्रकार के योग्यता वाले लोगों की ज़रूरत पड़ रही है जो एक से अधिक ज़्यादा भाषाएं जानते हों। तो ऐसा लगता है कि विद्यार्थी रोजगार की दृष्टि में थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे, कुछ सुविधाएं तो कम से कम ज़रूर होंगी। यानी ये जो पारंपरिक पाठ्यक्रम है उससे ये पूरी तरह एक नई दिशा की ओर ये पाठ्यक्रम पूरी तरह नहीं, क्योंकि पारंपरिक पाठ्यक्रम को हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि पारंपरिक पाठ्यक्रम में जो कुछ विषय कम हो रहे थे, हमने ये देखा कि पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं व्याकरण का ज्ञान, व्याकरण में बहुत ज़्यादा त्रुटियां हो रही हैं विद्यार्थियों की। तो हमने अब उच्च शिक्षा में बीए की कक्षा में भी व्याकरण को शामिल किया, जो पिछले लंबे समय से कम हो गया था, इस विचार से कि स्कूल में विद्यार्थी व्याकरण पढ़कर आएंगे तो बार बार उन्हें क्यों पढ़ाया जाए। लेकिन व्यावहारिक विद्यार्थियों के जीवन को देखकर, विद्यार्थियों की व्यावहारिक स्थिति को देखकर ये तय किया गया। तो पारंपरिक शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन चूँकि सेमेस्टर हो गया है, पेपर बढ़ गए हैं, पेपर की संख्या बढ़ा दी गई है, तो पारंपरिक शिक्षा के कोर्स को भी थोड़ा कम किया गया है और उन जगहों पर व्यावहारिक शिक्षा को घुसाया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। ये नया पाठ्यक्रम कब से लागू हो सकता है? बीए में तो इस वर्ष से लागू हो गया। बीए में इस वर्ष से जिन विद्यार्थियों की भर्ती हो रही है बीए में, वो नए पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ेंगे। इसके लिए बहुत सारे शिक्षकों से राय परामर्श, हाँ, जैसे राय परामर्श तो आजकल लिया जाता है आधिकारिक रूप से भी और अनौपचारिक रूप से, शिक्षकों की राय मान करके, चुन करके और सुन करके। राय परामर्श चूँकि अधिक नहीं हो सकी थी, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ 1 वर्ष का पाठ्यक्रम बनाया, 2 सत्रों का पाठ्यक्रम, और बाकी सारे पाठ्यक्रम का हिस्सा अभी बनना बाकी है। और इसमें शिक्षकों की पूरी राय लोकतांत्रिक पद्धति से ली जा सके, इसके लिए हिंदी का जो सहायक शिक्षा बोर्ड है, वह शिक्षा बोर्ड, उच्च शिक्षा बोर्ड, उसने ये तय किया कि इस प्रकार की कई कार्यशालाएं आयोजित की जाएं, जैसी कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज में हुई, जिससे अध्यापक
अपनी ओर से अपनी राय तो बताएं ही कौन सा विषय रखना है, इन किन विषयों में किसको किसको शामिल करना है, ये राय तो बताएं ही, साथ साथ प्रश्न कैसे बनेंगे इसको लेकर के हम लोगों की एक योजना है कि हम एक विस्तृत प्रश्न बैंक तैयार करेंगे। तो प्रश्न बैंक होने पर अध्यापकों को तो जैसे पढ़ाने में सुविधा होगी, प्रश्न पत्र तैयार करने वालों को प्रश्न पत्र बनाने में सुविधा होगी, परीक्षकों को कॉपी देखने में सुविधा होगी और विद्यार्थियों को पढ़ने में सबसे अधिक सुविधा होगी। तो ये सब कुछ करने की हमारी पाठ्यक्रम में महिला लेखन की जब बात आती है तो वहाँ पे विकल्प बड़े गिने चुने ही रहते हैं। तो उस दिशा में जैसे अगर मैं बात करूँ तो सुभद्रा कुमारी चौहान एक ऐसा नाम है, ये बस एक उदाहरण पर है। ऐसे रीतिकाल में भी बहुत सारी ऐसी कवयित्रियाँ हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। तो ऐसा कोई मतलब महिला लेखन को लेकर ऐसा कुछ विचार है? हम लोगों की ये योजना तो है कि महिला लेखन जैसे अभी तक पारंपरिक रूप से कि सिर्फ एक महिला को शामिल कर लिया जाए पूरे पाठ्यक्रम के अंत में और वहाँ जा कर के अपने आप को संतुष्ट कर लिया जाए, इससे आगे बढ़ना है। क्योंकि यह पाठ्यक्रम इस समय बन रहा है जब स्त्री विमर्श अपने परिपक्वता के दौर में आ चुका है और पुराने समय की भी अनेक विस्मृत कवयित्रियाँ, विस्मृत लेखिकाएँ, इनके बारे में हमें परिचय प्राप्त हो रहा है। अभी हमने जितना पेपर बनाया है उसके अंतर्गत तो यह कार्य नहीं हो सका क्योंकि हमने पिछले जिसे हम कहते हैं मध्यकालीन काव्य, हम मध्यकालीन काव्य तक और आधुनिक काल में छायावादी युग तक ही पहुंच पाए हैं कविता को लेकर। फिर हमें अपनी सीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम पाठ्यक्रम में 4 या 5 ही रचनाकारों को दे सकते हैं, स्थान दे सकते हैं, तो उन 4-5 रचनाकारों को गुणवत्ता की दृष्टि से, उनकी रचनात्मक संतुलन की दृष्टि से और आलोचकों के विचार से सभी कसौटियों पर कसकर ये देखना होगा कि किसी एक स्थापित रचनाकार के स्थान पर हम एक महिला रचनाकार को अगर रखने जाते हैं तो उनका प्रामाणिक ग्रंथ उपलब्ध होना चाहिए। सिर्फ छिटपुट रचनाओं के आधार पर हम उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान दे दें, यह करने की स्थिति में अभी हम नहीं हो पाए हैं। लेकिन निश्चय ही हम लोगों ने इस बात पर विचार किया है कि स्त्री लेखन को, स्त्री रचनाकार को जिस प्रकार पूरी धारा के बाद अंत में एक पैराग्राफ देकर छोड़ा जाता है, उससे स्त्री को कहें, दलित को कहें, हाशिए के विमर्शों को, आदिवासी को कहें, इनको हम सिर्फ एक पैराग्राफ में रखकर सीमित नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इनके जिन रचनाकारों की चर्चा आज चल रही है, जिन रचनाकारों की प्रामाणिक रचनाएं उपलब्ध हो गई हैं, उनको हम पाठ्यक्रम में स्थान देंगे। बहुत